साहित्य निधि में आज सुनिए बंगला के सुविख्यात कथाकार और उपन्यासकार विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी पाप। बहुत से लोग मुझसे कहा करते हैं, कहानी उपन्यास तो आप काफ़ी लिख चुके हैं, किताबें भी खूब छप रही हैं। आपके नाम से जाली किताबें लिखवाकर भी बहुत से लोगों ने 4 पैसे कमा लिए हैं। अब और क्यों, अब तो रुकिए भी। इतने दिनों तक लिखते रहकर भला क्या आप किसी की भलाई कर सकेंगे? इन दिनों मेरे भी कुछ चहेते पाठक तैयार हुए हैं। वे कुछ उल्टी ही बात कहते हैं। वे कहते हैं, नहीं, आप अपनी कलम को आराम मत दीजिए। आपका शरीर चौपट हो तो हो, हमें आपकी रचनाएं चाहिए ही। हम ही लोग इतने दिनों से अब तक आपका भरण पोषण करते आए हैं और ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में भी करते रहेंगे। आप अगर लिखना बंद कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आपकी रचनाओं से हम लोग कुछ पढ़ने लायक चीज़ पाते हैं, कुछ सोचने विचारने की खुराक पाते हैं और थोड़ी सी शांति पाकर अपने दुख दर्दों को भूल जाने का मौका पाते हैं। मैं हंसकर दोनों ही दल के लोगों से कहता हूँ, देखो भैया, मैं लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ ये बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अपरिहार्य नहीं है। असल बात है रस की। स्वयं रस का आहरण कर पाने पर ही तो उस रस का अन्य लोगों को परिवेशन करने का प्रश्न उठता है। उस रस के आहरण में की क्षमता जब तक लेखक में रहती है तब तक वो रस वितरण करता रहता है। मेरी रसाहरण की वो शक्ति ही चली गई है। अब ये बात मैं किसे समझाऊं? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? किसी के हुक्म या अनुरोध पर मैं जब लेखक बना ही नहीं तो किसी के हुक्म या अनुरोध पर लिखना बंद भी नहीं कर सकता। ये बातें कोई समझ पाता है तो कोई नहीं भी। कोई मेरी बातें समझता है या नहीं देखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक स्वाधीन लेखक हूँ। इस थोड़ी सी स्वाधीनता के लिए ही मैं जिंदगी भर अमानुषिक लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। और फिर सच पूछा जाए तो जो कुछ किताबें मैंने लिखी हैं अपने लिए ही लिखी हैं। सिर की कसम देकर कभी भी किसी से मैंने नहीं कहा, अजी साहब मेरी किताब ज़रा पढ़कर देखिए, मेरी रचना कैसी लगी, बताइए तो सही। ना तो मैंने कभी समालोचक के लिए कोई दरवाजे पर धरना दिया। फिर भी मैंने तय किया कि मैं अब और नहीं लिखूंगा। नींद टूटने पर मैं हमेशा की तरह अपने लेखन कक्ष में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और महाकाल के पल दंड को पैर से पैर मिलाकर संगीत ताने अपने सामने से गुजर जाते हुए देखता हूँ। मैं निश्चल होकर बैठा रहता हूँ। कुछ दिनों से इसी तरह चल रहा था। समय होने पर घर के भीतर से स्नान और भोजन के लिए बुलावा आता और मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता हूँ। किंतु उस दिन अपने लेखन कक्ष में आने पर मैंने देखा कि कुछ एक अनजाने मेहमान मेरे कमरे में मेरे लिए बैठे हुए थे। मैं तो उन्हें देखते ही चकित रह गया। मैंने पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? प्रायः 5-7 आदमी थे, उनके साथ एक महिला भी थी। वे बोले, आपसे हमें कुछ काम था इसलिए आए हैं। मैंने कहा, काम? लेकिन मैं तो काम का आदमी नहीं हूँ। मैं तो हूँ बेकाम का आदमी। भला मेरे पास आप लोग किस काम से आए हैं? आप लोग क्या प्रकाशक हैं? अगर ऐसी बात हो तो सुन लीजिए कि छापने के लायक कोई पांडुलिपि मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग प्रकाशक नहीं हैं। मैंने पूछा, तो फिर आप किसी सभा समिति के काम से आए हैं? उन्होंने कहा, नहीं, वो भी नहीं। तो फिर? मेरे पास तो इन्हीं 2 कारणों से लोग आते हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं वे अपने लड़के लड़कियों की शादी में खाने के लिए न्योता देने आते हैं। मैं इन तीनों चीज़ों से बहुत डरता हूँ, प्रकाशक, मीटिंग और शादी ब्याह का भोज। खाना अब इस उम्र में सहन नहीं होता, विशेष रूप से ब्याह बाड़ी में या श्राद्ध बाड़ी में खाना। उन लोगों ने कहा, आपको कहीं भी जाना नहीं होगा, कहीं भी किसी घर में जाकर भोज में शामिल नहीं होना होगा। फिर भी हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि आप एक बार हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए। मैंने कहा, सारी जिंदगी आप लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तेदार और व्यक्तिगत संसार की बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। मोटी तनख्वाह की नौकरी को भी मैंने ठोकर मार दी। मैंने सोचा कि अपने लेखन से अगर मैं एक भी आदमी को थोड़ी सी शांति या थोड़ा सा आनंद दे सका तो वही मेरे लिए काफ़ी होगा। उससे अधिक तो मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं। तब तक उन आदमियों के साथ आई महिला ने बातचीत शुरू की। उसने कहा, मेरी बात तो आपने कभी लिखी नहीं। आपने बहुतेरे चरित्रों को लेकर कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन मेरे जैसे चरित्र की कहानी तो कभी भी आपकी कलम से नहीं लिखी गई। मैं एकटक उस महिला की तरफ देखता रहा। बाल बिखरे हुए थे,
परंतु मांग में सिंदूर नहीं था। तो क्या वो एक विधवा औरत थी? दोनों आंखें छल छल कर रही थीं, मानो बहुत ही दुख और तकलीफों में उसकी जिंदगी बीती हो। सो हो सकता है इस दुनिया में इतने दिनों तक जिंदा रहकर तथा एक भारी कीमत चुकाकर मैं ये समझ पाया हूँ कि संसार के सारे आदमी ही दुखी हैं। दुख और कष्ट से मनुष्य का जीवन बना हुआ है और इसीलिए जिंदगी भर मेरी लेखनी से सुख की कहानी कभी लिखी ही नहीं गई। केवल दुख की ही कहानियों से ही मैंने पन्ने पन्ने रंग डाले हैं। सचमुच मेरे प्रति बहुत से लोगों का अभियोग है कि मेरे जितने भी उपन्यास या कहानियां हैं वे सभी आंसुओं के साथ ही समाप्त होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो क्या इस पृथ्वी पर सुख है ही नहीं? मैंने जवाब में कहा, वाल्मीकि की रामायण क्या सुख की कहानी है? महाकवि ने रामायण के अंत में सीता का पाताल प्रवेश क्यों दिखाया है? राम और सीता का मिलन करवा कर वे उनके द्वारा सुखपूर्वक दिन बिताने की बात भी तो लिख सकते थे। इसके संबंध में बहुत कुछ ही लिखा जा सकता है, लेकिन वो सब यहाँ अप्रासंगिक होगा। हठात उस महिला ने फिर निस्तब्धता को भंग किया। उसने कहा, क्यों, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? उस महिला की बात सुनकर मैंने पूछा, आप कौन हैं? उस महिला ने कहा, मुझे आप कहकर मत पुकारिए, आप मुझे तुम कहिए। मैं एक मामूली सी औरत हूँ, मैं लिखना पढ़ना भी नहीं जानती। सच तो यह है कि मैं आपके पैरों की धूल के लायक भी नहीं हूँ। मैं एक वेश्या हूँ। वेश्या? उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर मानो बिजली सी गिरी। उस महिला ने पूछा, क्या आपको मुझसे बहुत घृणा हो रही है? मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस महिला ने फिर कहा, आपने तो बहुत से चरित्रों को लेकर कहानियां लिखी हैं, कभी किसी वेश्या के चरित्र को लेकर तो आपने कहानी नहीं लिखी। मैंने ऐसी बात कह दी, आप कुछ बुरा मत मानिएगा। मैंने कहा, नहीं, सचमुच मैंने तुम लोगों को लेकर पहले कभी कोई कहानी भी नहीं लिखी। मेरी तो तुम लोगों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। जानकारी नहीं रहने पर आखिर मैं लिखूंगा कैसे, बताओ? उस महिला ने कहा, तो फिर मेरे मुंह से आप मेरी जिंदगी की पूरी कहानी सुन लीजिए। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ ये लोग जो आए हैं वो कौन हैं? उस औरत ने कहा, ये मेरे अपने कोई नहीं है, फिर भी हमारे मोहल्ले में ही ये लोग रहते हैं। सोनागाछी में हम सभी लोग रहते हैं। ये आदमी वहाँ देसी शराब की बिक्री करता है, ये आदमी बेला फूल की माला बेचता है, ये आदमी कुल्फी बेचता है, ये आदमी है एक गिरहकट, आजकल जिसे पॉकेट मार भी कहते हैं। मेरे साथ साथ ये सब भी आपके पास आए हैं। आप हमारी कहानी सुनिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि मैं वेश्या क्यों बनी हूँ, ये गिरहकट क्यों बना है, या फिर ये देसी दारू क्यों बेचता है। सिर्फ सफ़ेद पोश शरीफ जादों के बारे में ही आप कहानियाँ लिखेंगे और उन्हीं की कहानियाँ सुना सुना के बाजार मात करेंगे। क्यों, हम लोग इस समाज में कुछ भी नहीं है क्या? हम लोग भी तो इसी समाज के आदमी हैं। हम लोग अगर नहीं होते तो फिर कलकत्ता के लोगों की क्या हालत होती, बताइए तो। मैंने पूछा, क्यों, क्या होता? उस औरत ने कहा, हम लोगों के पास समय बिताने के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों के नाम बताऊं क्या? बताओ। उस औरत ने कहा, नहीं, छोड़िए भी, उनके नाम अगर मैं बताऊंगी तो आप चौंक उठेंगे, हमारे भी ग्राहक कम हो जाएंगे। हम लोग यदि उनके नाम बता दें तो हमारा रोजगार भी मारा जाएगा और पुलिस की आमदनी भी कम हो जाएगी। सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा कि वे सभी नामी गिरामी आदमी हैं। अखबारों में रोज ही उनका नाम छपता है। उनकी लिखी हुई किताबें बाजार में हाथों हाथ बिक जाती हैं। उनमें से कोई नेता है तो कोई लेखक या फिर कोई शिल्पी और कलाकार के रूप में समाज में जाना जाता है। मैंने पूछा, तो फिर इतने लोगों के होते हुए भी तुम मेरे पास क्यों आई हो? उस औरत ने कहा, इसकी वजह यह है कि आप आसपास ही रहते हैं। आपका ही ठिकाना मुझे मालूम है और सबों का ठिकाना मैं नहीं जानती। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छोड़िए भी, असली नाम हम सब पुलिस के रजिस्टर में नहीं लिखवाती हैं, क्योंकि असली नाम का पता चलने पर हमारे रिश्तेदारों और घर वालों का नाम बदनाम होने का डर रहता है। मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस औरत ने पूछा, मेरी कौन सी उम्र जानना चाहते हैं आप? मैं जब जिंदा थी तब की उम्र या इस समय की उम्र? इसका मतलब क्या है? क्या तुम इस समय जिंदा नहीं हो? उस औरत ने कहा, नहीं, 10 साल पहले मैंने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। ये बात सुनते ही मैं चौंक उठा और साथ मेरी नींद टूट गई। तो क्या मैं इतनी देर तक सपना देख रहा था? मैं हड़बड़ी में बिछौना छोड़कर उठ खड़ा हुआ और मैंने कमरे की बत्ती जला दी। मैंने देखा कि सामने मेज पर मेरे लिखने का खाता खुला हुआ था। लिखते लिखते कब मुझे नींद ने धर दबोचा, इसका ख्याल ही नहीं रहा। बिल्कुल बेसुध होकर सो रहा था मैं।
मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद था। मैंने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में भोर के 4 बजने वाले थे। कहते हैं कि भोर रात्रि का सपना सच्चा होता है, लेकिन ये सपना कैसे सच हो सकता है? मैं कभी इन सब चरित्रों को लेकर भी कहानी लिखूंगा, सो तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर मैंने ऐसा विचित्र सपना आखिर क्यों कर देखा? मनुष्य का मन कैसा विचित्र होता है, और शायद उससे भी ज़्यादा विचित्र होता है मनुष्य का अवचेतन मन। अवचेतन मन में कौन सी घटना घट रही है, उसे जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी अवचेतन मन की भावना भी सच हो सकती है। इसका आभास भी एक दिन मुझे मिल गया। वो आभास भी मिला बड़े विचित्र तरीके से। मेरा एक मित्र बहुत दिनों के बाद एकाएक मेरे घर पर आया। किसी जमाने में हम एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। उसके बाद जीवन की कुटिल पथ परिक्रमा के क्रम में कौन कहाँ चला गया, वो जानने का सुयोग ही नहीं मिला। बीच बीच में 2-1 बार मुलाकात हुई थी, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसी समय मालूम हुआ था कि मेरे उस दोस्त ने पुलिस विभाग में नौकरी पा ली थी। हम लोगों के ज़माने में परीक्षा में पास करने के बाद नौकरी पाना एक बड़ा ही मुश्किल काम था। जिनकी पारिवारिक स्थिति खराब थी, वे स्कूल की चारदीवारी से निकलते ही नौकरी पाने के लिए दफ्तर दर दफ्तर धरना देते फिरते। लेकिन सभी जगहों पर एक ही जवाब मिलता, नो वैकेंसी। मुझे याद है कि हम लोगों में से जो नौकरी पा जाता, मानो वो हथेली पर चांद पा जाता। बहुत दिनों से ही बंगाली नौकरी पेशा प्राणी हैं। उनके लिए नौकरी ही जप तप और ध्यान ज्ञान सब कुछ है। मेरा दोस्त मणिमय भी वैसा ही एक नौकरी प्रेमी बंगाली था। इसलिए जब मैंने सुना कि मणिमय को एक नौकरी मिली है, तब मैंने उसे बहुत ही भाग्यवान माना। उसी मणिमय ने नौकरी के क्रम में जगह जगह पर ट्रांसफ़र होते हुए आखिर मेरे घर के पास ही अपना मकान तैयार करवाया है। मेरे साथ उसके बाद से ही मणिमय की लगातार मुलाकातें होने लगीं। तब तक वो नौकरी से रिटायर कर चुका था। उसके हाथ में काफ़ी समय था। शाम के समय वो प्रायः ही मेरे घर पर आ जाता। वो अपने पुलिस जीवन के नाना प्रकार के अनुभवों की कहानी सुनाता। जिंदगी भर जो लोग नौकरी करते हैं और फिर रिटायर कर जाते हैं, उस समय उनके सामने और कोई भविष्य नहीं होता। जो कुछ आंखों के सामने होता है, वो होता है अतीत। उसी अतीत की स्मृति के सहारे ही वे अपना बाकी जीवन बिता देते हैं। मणिमय कहता, जीवन में इतने आदमी मैंने देखे हैं कि उनकी गिनती पूरी नहीं हो सकती। इतने सारे चरित्रों के आमने सामने मुझे रहना पड़ा कि यदि मैं तुम्हें सुनाने लगूं तो तुम उसके आधार पर उपन्यास लिख डालोगे। मैं कहता, तुम खुद ही उन अनुभवों को लिख डालो ना। तुम तो इस समय बैठे हुए ही हो, और तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो अच्छा ही है। मणिमय हंसने लगता। कहता, लिखना विखना मेरे बस का रोग नहीं है भाई। लिखने में बहुत झमेला होता है। मैं एक चिट्ठी तो लिख नहीं सकता, और मैं बनूंगा लेखक? मैं कहता, तो फिर डायरी के रूप में अनुभवों को ही लिख डालो। बाद में हो सकता है कि वो डायरी किसी के काम की साबित हो। मणिमय कहता, उसके बजाय मैं तुम्हें एक एक करके कहानियां सुना सकता हूँ। मैं कहता, यदि सचमुच कोई विशिष्ट घटना घटी हो तो उसे सुनाओ। मणिमय पूछता, विशिष्ट घटना का मतलब? मैं कहता, मतलब यही कि ऐसी घटना जो मन पर एक अमिट निशान छोड़ सके। मणिमय कहता, वैसी घटनाएं एक नहीं अनेक हैं। किस किस घटना को सुनाऊं? सारी जिंदगी तो मुझे चोर डकैतों और वेश्याओं को लेकर ही काम करना पड़ा है। कितनी ही बार मरते मरते भी बचा हूं। उन सबों के बीच कितने अच्छे आदमी भी थे, उनका कोई हिसाब नहीं। ऐसे डकैतों से भी मेरा पाला पड़ा है जो दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया करते थे। उसके बाद जाने कौन सी घटना उसे याद आ जाती, और फिर मणिमय वही कहानी सुनाने लग जाता। इसी प्रकार हम दोनों का समय कट जाता। रात हो जाने पर मणिमय अपने घर लौट जाया करता। एक दिन मणिमय ने एक कहानी सुनाई, एक लड़के की कहानी। मणिमय ने किस्सा यूं बयान किया। एक दिन खबर पाकर मुझे एक जगह जाना पड़ा। मेरे साथ 2 कांस्टेबल भी थे। वहां जाकर मैंने सुना कि एक लड़का एक बड़े आदमी की कोठी में चोरी करने के लिए घुसा था। कोठी के मालिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था। मैंने जाकर लड़के को देखा। उसने चोरी की है, इस बात की उसे तनिक भी लाज शर्म न थी। मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? लड़के ने कहा, रंजन। पूरा नाम क्या है? लड़के ने कहा, रंजन हलदर। मैंने पूछा, तेरा घर कहाँ है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा घर कहीं भी नहीं है। घर नहीं है तो फिर तू रहता कहाँ है? लड़के ने कहा, मेरे रहने का कोई पक्का ठौर ठिकाना नहीं है। मैंने समझ लिया कि ये लड़का पक्का बदमाश है।
उसे पकड़कर मैं थाने में ले गया। थाने के लॉकअप में उसे ढकेल कर मैंने लोहे के दरवाजे पे ताला लगा दिया। 2 दिन तक वहां उसे बंद रखने के बाद मैंने उसे फिर अपने पास बुलवाया। मैंने पूछा, क्या रे, तुझे खूब तकलीफ हुई है? लड़के ने कहा, 2 दिन से बीड़ी पीने को नहीं मिली है, इसलिए बड़ी बेचैनी लग रही है। आप अगर मुझे एक बीड़ी दें तो थोड़ा आराम मिले। मैंने अपने कांस्टेबल से उसे बीड़ी देने को कहा। लड़के को बीड़ी क्या मिली, मानो हाथ में रसगुल्ला मिल गया। बीड़ी सुलगाकर उसने 2-4 लंबे लंबे कश लिए, मानो उसे बहुत आराम मिला। जब मैंने देखा कि लड़के का मिजाज कुछ ठंडा हुआ है, तब मैंने उससे पूछा, अब बता, तू कहाँ रहता है? लड़के ने कहा, विश्वास कीजिए साहब, मेरे रहने का कोई स्थान नहीं है। मैं एक आवारा छोकरा हूँ, मेरा कोई घर बार नहीं है। जब जहाँ जगह मिल जाती है वहीं पड़ जाता हूँ। कभी मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे सो जाता हूँ तो कभी हावड़ा हाट में, या फिर कभी सोनागाछी में ही पड़ा रहता हूँ। मैंने पूछा, तेरे और कौन कौन हैं? लड़के ने कहा, मैं नहीं जानता। नहीं जानता का मतलब? लड़के ने कहा, मैं कैसे जान सकूंगा सर, आप ही बताइए। बचपन में घर बार छोड़कर अपने माँ बाप के साथ इंडिया चला आया था। जब देश का बंटवारा हुआ उस समय खदेड़े जाने पर भागते भागते हमें इंडिया के बॉर्डर के भीतर आकर जान बचानी पड़ी। कुछ दिनों तक हम इंडियाना बॉर्डर के कूपर्स कैंप, मतलब शरणार्थी कैंप में थे। वहीं मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद माँ ने मुझसे कहा, चल रंजन, यहाँ से भाग चलें। उसके बाद? रंजन ने कहा, उसके बाद मैं एक दिन सो गया था। अचानक कुछ शब्द मेरे कानों में आ टकराए। एक आदमी मेरी माँ के साथ बतिया रहा था। उस आदमी ने शायद सोचा था कि मुझे नींद आ चुकी है और मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ। उसके बाद उस आदमी ने माँ से पूछा, तुम्हारे पास जो सोया हुआ है वो कौन है? क्या वो तुम्हारा कुछ लगता है? माँ ने कहा, हाँ, वो मेरा लड़का है। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें खूब ही प्यार से रखूंगा। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, कपड़े का थोक व्यवसाय। मेरी पत्नी के मर जाने के बाद मैंने फिर शादी नहीं की। अब कुछ रुपया कमा चुका हूँ, इसीलिए फिर से घर संसार बसाने की बड़ी इच्छा हो रही है। माँ ने पूछा, क्या आपका अपना मकान है? उस आदमी ने कहा, हाँ, अपना 2 मंजिला मकान है। घर में अपना कहने को कोई नहीं है, सारा घर खाली पड़ा है। घर की लक्ष्मी नहीं होने पर घर का जो हाल होता है वही समझो। सो तुम अगर मेरे साथ जाने के लिए राजी हो तो बताओ। तुम्हें खाने पहनने की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। पैर के ऊपर पैर रखकर सिर्फ हुक्म चलाना ही काफ़ी होगा। चलोगी? हर रोज रात होते ही वो आदमी आता और बैठा बैठा माँ के साथ बतियाता रहता। शाल पत्ते के दोने में वो हम लोगों के लिए खाने की चीज़ें लाता। बहुत दिनों से मुझे पेट भर खाना नहीं मिला था, इसलिए मैं उसकी लाई चीज़ें खाता। कैंप की कुछ लड़कियां हठात गायब हो गईं। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल सकी। मैं भी दिन के समय इधर उधर बेकार घूमता फिरता। मेरे साथ और भी बहुत से लड़के थे। हमारा काम था आसपास लोगों के बगीचों से फल चुरा कर खाना। एक दिन पुलिस आकर हम लोगों को फल चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करके थाने में ले गई। जेल में जाने पर हम लोगों का भला ही हुआ। ठीक नियम से वहाँ खाना मिल जाता था, वैसे वो खाना कितना भी खराब क्यों ना हो। लेकिन जेल से छूटने के बाद हम जब कैंप में लौटे तब हमें कैंप में कई नए चेहरे देखने को मिले। साथ ही बहुत से जाने पहचाने चेहरे दिखाई नहीं पड़े। किंतु मैं अपनी माँ को फिर कैंप में नहीं पा सका। बहुत खोजबीन की। आखिरकार मैंने कैंप के संचालक से पूछा, मेरी माँ कहाँ गई, क्या आप जानते हैं? वे भला क्या जवाब देते? क्या इतने लोगों का हिसाब रखना आसान है? उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ चली गई है कौन जाने। वो माँ ही जब कैंप छोड़कर चली गई तो फिर मैं भी कैंप छोड़कर एक दिन कलकत्ते की रेलगाड़ी में जा बैठा। उसके बाद यहाँ कलकत्ते में सियालदह के कैंप में मैं 7 दिनों तक पड़ा रहा। उसके बाद उस कैंप से भी एक दिन भाग निकला। मणिमय कहानी सुनाता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। मैंने पूछा, क्या इसी लड़के के बारे में तुम्हारी कहानी है? मणिमय ने कहा, हाँ, किंतु ये रंजन हलदर है इस कहानी की नींव। कीर्तन से पहले जिस तरह गौर चंद्रिका का स्थान है, रंजन हलदर का वही स्थान है मेरी इस कहानी में। उस समय मैं प्रथम प्रथम पुलिस की नौकरी में आया ही था। मेरी धमनियों में उस समय भी मनुष्य का रक्त ही प्रवाहित हो रहा था, इसलिए मैं दया माया और कर्तव्य ज्ञान उस समय तक भी नहीं भूल सका था। इसलिए भाई, मुझे उस लड़के के प्रति ममता होने लगी। देश का बंटवारा कराया देश के नेताओं ने और उसका परिणाम भुगतना पड़ा रंजन हलदर जैसे निरीह और बेकसूर बच्चों को। मैंने सोचा कि बात तो सच्ची है। अभाव के कारण ही अगर रंजन हलदर ने चोरी की है तो उसकी सजा का हिस्सा
देश के उन नेताओं को भी पटाना होगा। सरकारी नौकरी करते हुए इस तरह की बातें सोचना सचमुच अन्याय है। किंतु मैंने जो कहा ना कि उस समय तक भी मेरे शरीर में थोड़े बहुत मनुष्य का रक्त बह रहा था, मतलब ये कि उस समय तक भी मैं पूरी तरह से पुलिस का अफसर नहीं बन पाया था। लड़के से मैंने कहा, तुम्हें अगर मैं इस समय छोड़ दूं तो तू क्या करेगा? लड़के ने कहा, मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा सर। मैंने पूछा, तू अच्छा किस तरह बन सकेगा? लड़के ने कहा, मैं कोई नौकरी ढूंढूंगा। पर तू तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। हाँ ये तो है। मैंने कहा, पढ़ाई लिखाई जाने बिना क्या बढ़िया नौकरी मिल सकती है कभी? कुली मजदूर का काम किसी तरह अगर जुटे तो जुट भी सकता है। लड़के ने कहा, मैं वही काम करूंगा। मैंने फिर पूछा, अपनी माँ को खोजने की क्या तूने फिर कभी कोशिश की थी? लड़के ने कहा, हाँ सर, कोशिश जरूर की थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सर, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। माँ खुद भूखी रहकर भी मुझे खिलाया करती थी। माँ अगर नहीं रहती तो मैं कैंप में ही मर खप जाता। बातें करते करते लड़के ने जो ही अपना मुंह घुमाया तो ही मैंने देखा कि उसके बाएं कान के नीचे गाल पर घाव था, एक बड़ा सा निशान था। मैंने पूछा, तेरे कान के नीचे क्या हुआ था रे? कैसे जख्म लग गया था? लड़के ने कहा, मैं नहीं जानता। माँ ने बताया था कि जब हम लोग बॉर्डर पार कर रहे थे तभी गुंडे मुझे और मेरी माँ को मारने आए थे। माँ मुझे गोद में लेकर किसी तरह भाग कर आना चाहती थी, तभी मेरे गाल के ऊपर एक भुजाली की चोट लग गई थी। शुरू में बहुत बड़ा घाव हो गया था, लेकिन धीरे धीरे मलहम लगाते लगाते आखिर घाव भर गया था। फिर भी उस घाव का निशान अभी तक बना हुआ है। मुझे भाई न जाने क्यों उस लड़के के ऊपर बड़ी दया आई। मैं पुलिस का आदमी था। साधारणतः हम लोगों में दया माया नहीं होनी चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उस लड़के के प्रति मेरे मन में बेहद ममता उमड़ आई। मैंने उसे छोड़ दिया। जाने के वक्त मैंने लड़के को खूब होशियार कर दिया। मैंने उसे बता दिया, इस बार तुझे छोड़ रहा हूँ, ये ठीक है, लेकिन खबरदार, जो फिर कभी तेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट आई तो फिर तो तुझे मैं निश्चय ही जेल में ठूंस दूंगा। लड़के ने हामी भरी और माथा झुकाकर मुझे नमस्कार करके चला गया। मणिमय कहानी सुनाते सुनाते रुका। मैंने पूछा, उसके बाद? उसके बाद क्या उस लड़के के साथ कभी मुलाकात नहीं हुई? मणिमय ने कहा, हाँ मुलाकात हुई थी। कितना बड़ा कलकत्ता शहर! यहाँ साधारणतः एक जिसके साथ मुलाकात होती है उसके साथ फिर जिंदगी भर मुलाकात नहीं होती। इस शहर में प्रतिदिन बाहर से अपने धंधे के लिए 15-20 लाख आदमी आते हैं और फिर अपना काम धंधा निपटा कर वापस चले जाते हैं। उसके अलावा जो लोग कलकत्ते में निवास करते हैं उनकी संख्या भी 80-90 लाख से कम नहीं होगी। इनके बीच कब कौन कहाँ जाता है और कौन आता है, उसका सटीक हिसाब किताब रखना पुलिस के लिए नामुमकिन है। कुछ वर्षों के भीतर ही मेरी बदली भी कई बार इस थाने से उस थाने में होती रही। सच पूछो तो कोई भी थाना बाकी नहीं रहा जहां मैंने काम न किया हो। मैंने पूछा, क्या आखिरकार तुम उस लड़के को फिर देख पाए थे? मणिमय ने कहा, अगर देख नहीं पाता तो एक कहानी बनती कैसे? साधारणतः जो सब कहानियां बाजार में निकलती हैं उनमें शेष रहता ही नहीं है। कहानी का आरंभ तो बहुत से लोग कर लेते हैं पर उसका अंत नहीं कर पाते वे। संभवतः कोई भी इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। इस कहानी का भी यदि शेष मुझे नहीं मिलता तो मैं ये कहानी तुम्हें सुनाता ही नहीं। मैं लेखक तो नहीं हूँ, पर कहानी पढ़कर जरूर ये बता सकता हूँ कि कहानी बढ़िया है या बकवास। मैंने पूछा, उस लड़के से मुलाकात आखिर कैसे हुई? मणिमय ने कहा, उस लड़के से मुलाकात हुई एक विचित्र जगह में, वेश्याओं के एक मोहल्ले में। मैंने पूछा, किस तरह? मणिमय ने कहा, उस समय जिस थाने में मेरी बदली हुई थी उस थाने का काम बड़ा ही घिनौना था। रोज ही खून खराबी और राहजनी से शुरू कर औरतों के व्यापार तक सब कुछ चलता। हठात कभी सुनता कि किसी वेश्या के कमरे में कोई कस्टमर के रूप में घुसा और उसके बाद उस सारे रुपए पैसे और गहने लेकर चंपत हो गया। मणिमय ने अपना अनुभव सुनाना प्रारंभ किया। कितनी लड़कियों का खून होते मैंने देखा है, उसका कोई हिसाब नहीं। दरअसल वही अंचल हमारे इस कलकत्ते का डस्टबिन है। वो अंचल हमने कलकत्ते में क्यों रखा है क्या तुम जानते हो? मैंने पूछा, क्यों, बताओ। मणिमय ने कहा, इसलिए रखा है कि वो हमारे समाज का सेफ्टी वॉल्व है। वो है इसलिए हमारा शहर अभी सांस ले पा रहा है, जिंदा है। और फिर उसके अलावा यहाँ प्रतिदिन कितने लाख लाख रुपयों का कारोबार होता है, सो तो बाहर का कोई आदमी जानता नहीं। ये सब कैसे होता है क्या तुम जानते हो? उस जगह बहुत से गणमान्य लोग अपनी पूंजी लगाते हैं। मैंने पूछा, सो क्यों?
मणिमय ने कहा, इसलिए कि वहाँ पूंजी लगाने पर रुपयों का कोई हिसाब नहीं रखना पड़ता। मैं कलकत्ता कारपोरेशन के ऐसे एक मेयर का नाम जानता हूँ जो अपने रुपए सोनागाछी में इन्वेस्ट करते थे। वहाँ रुपए लगाने पर उन पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए पूंजी लगाने का उससे बढ़िया स्थान और कोई नहीं है। और फिर इसके अलावा हो सकता है कि तुम्हें मालूम ना हो, इस व्यवसाय के साथ बम्बई, दिल्ली और मद्रास सभी जगहों के व्यवसायी जुड़े हुए हैं। यहाँ से पुलिस को जितनी घूस मिलती है उतनी बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर फोर्स की पुलिस को भी नहीं मिलती। संक्षेप में इसे कहा जा सकता है हीरे की खान। वहाँ सोनागाछी में तुम हर एक जाति की लड़कियाँ पाओगे, सिर्फ बंगाली ही नहीं। मैंने एक बार एक जापानी लड़की को भी वहाँ देखा था। मैंने पूछा, क्या तुमने रंजन हलधर को वहीं सोनागाछी में पाया? मणिमय ने कहा, हाँ। मैंने पूछा, वो क्यों गया था वहाँ? क्या रंडियों की दलाली करने गया था? मणिमय ने कहा, अरे नहीं, वो बात होती तो फिर जान ही ना बचती। वो वहाँ कुछ और ही काम से गया था। किस काम से? मणिमय ने कहा, वही तो मेरी कहानी है। अगर तुम्हारा जी चाहे तो इसे लेकर एक कहानी लिख सकते हो। हुआ यह है कि एक दिन हठात एक खबर मिली कि उसी सोनागाछी के एक घर में एक वेश्या ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस मोहल्ले के लिए इस प्रकार की घटना नई नहीं थी। इस तरह की घटनाएं हमेशा ही हुआ करती थीं। हम लोगों की तरह उन वेश्याओं में भी प्रेम, प्रीति, दुख, शोक और माया, ममता सभी कुछ मौजूद है। उसके साथ ईर्ष्या और कलह भी लगे हुए हैं। मैंने खबर पाकर अपने सब इंस्पेक्टर को पहले इंक्वायरी करने के लिए भेजा। मैंने खुद न जाकर अपने सब इंस्पेक्टर को इसलिए भेजा कि जो जोड़ा साकू थाने के लिए वो घटना रोजमर्रे की घटना थी। उस मोहल्ले में गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने का कोई महत्व है? भवानीपुर, मोचीपाड़ा, अलीपुर या न्यू अलीपुर थाने की बात होती तो मैं खुद ही जाता। अब 2-1 घंटे में सब इंस्पेक्टर वापस लौट आया। तब मैंने पूछा, क्या मामला है, मर्डर या सुसाइड? मेरी जिज्ञासा का कारण यह था कि उस मोहल्ले में कई बार ऐसा होता है कि किसी का खून करके उसके मृत शरीर को फंदा डालकर झुला दिया जाता है। ऐसे मामलों में हम अधिक माथापच्ची नहीं करते, लेकिन कोई वेश्या यदि आत्महत्या करती है तो उसका गुरुत्व तो हमारी निगाहों में अधिक होता है। कारण यह कि आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे कि एक बाजारू औरत को खामख्वाह आत्महत्या करनी पड़ी? मेरे सब इंस्पेक्टर ने कहा, यह घटना तो मेरी नज़र में आत्महत्या की मालूम पड़ रही है। मैंने पूछा, क्यों? सब इंस्पेक्टर ने कहा, इसका कारण यह है कि उस मकान में और जो दूसरी लड़कियां रहती हैं उन सबों ने बताया कि पिछली रात को रमला के कमरे में ग्राहक के सिवाय और कोई भी नहीं आया गया था। मैंने पूछा, लाश क्या अभी तक झूल रही है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ। उस लड़की का नाम बाड़ी वाली के मुंह से जाना जा सका था। बाड़ी वाली ने अपनी गवाही में बताया था कि रमला के पास कोई खास ग्राहक नहीं आते थे। इसका कारण यह था कि उसकी कुछ अधिक उम्र हो चली थी। और भी जो खबरें मिली उससे पता चलता है कि वो एक पुरुष के साथ पहले पहल वहाँ आई थी। वो आदमी रमला का बंधा हुआ बाबू था, किंतु 1-1.5 वर्ष तक साथ निभाने के बाद एक दिन उसने आना बंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने कहा, शायद तब तक उसके लिए वो औरत पुरानी पड़ चुकी थी। उसके बाद ये भी जाना गया कि रमला पूर्व पाकिस्तान की रहने वाली थी। देश विभाजन के समय उसी आदमी ने उसे शादी का लोभ देकर फुसला लिया था और फिर उसे इस सोनागाछी में ढकेल दिया था। मैंने पूछा, उसके बाद? सब इंस्पेक्टर ने कहा, उसके बाद जैसा होता है, एक दिन मधु खत्म हो गया। मधुमक्खी जैसे उड़ जाती है, वो आदमी भी उसे वहीं सोनागाछी में छोड़कर भाग गया। उस लड़की का नाम था रमला। बाड़ी वाली मौसी रमला को बहुत चाहती थी। उस आदमी के लिए रमला ने कुछ एक दिनों तक इंतजार किया था, लेकिन उसके बाद और फिर उससे मुलाकात नहीं हुई। बाड़ी वाली ने कहा, क्यों री छोकरी, और कितने दिनों तक उसकी राह देखती रहेगी? इस कदर रोने से ही भला क्या तेरा पेट भरेगा? अब और सभी लड़कियों की तरह तू भी साज श्रृंगार कर रास्ते पर बैठ जा। लेकिन शुरू शुरू में रमला को बहुत शर्म आती। रमला कहती, पहले तो कभी मैं इस रास्ते में नहीं उतरी, इसलिए मुझे बड़ी शर्म आती है। मौसी कहती, जब तू पराए मर्द के साथ कैंप से निकल कर चली आई थी तब तो तुझे लाज शर्म नहीं आई, इस समय इतनी लाज आ रही है। रमला कहती, मुझे उसने शादी करने की बात कही थी। उसने कहा था कि कलकत्ते में उसका 2 मंजिला मकान है। मौसी कहती, इस तरह तो सभी कहते हैं, क्या इसीलिए किसी अनजाने मर्द की बातों पर भरोसा करना चाहिए?
वो क्या तेरा 7 पीढ़ियों का जाना पहचाना आदमी था कि उसने कहा और तू अपने पेट के लड़के को छोड़कर भाग आई? रमला इसका कोई जवाब न दे पाती। कहती, मैं उस समय इतना समझ नहीं पाई थी मौसी। मौसी कहती, उसे छोड़ो, जो हो चुका है उसका अब कोई उपाय नहीं। तू उन सब बातों को अब मत सोचा कर। मैं तो हूँ, मैं तो मरी नहीं हूँ। मैं आज से तेरा खाने पहनने का भार ले रही हूँ। ये कहकर मौसी ने उसे एक नई साड़ी और नया ब्लाउज खरीद कर दिया। वो बोली, तुझे अब अपनी कमाई से घर का किराया देना होगा। जब तेरे पास बाबू जुटने लगेंगे उस समय धीरे धीरे सारा किराया चुकती कर देना। रमला ने आखिरकार वही करना शुरू कर दिया। दूसरी लड़कियों के साथ उसने भी रास्ते के मोड़ पर गली के मुंह पर बैठना शुरू कर दिया। आखिर 30 लड़कियों के साथ और एक लड़की जुड़ गई। उस दिन मौसी ने अपने हाथों से रमला का श्रृंगार किया, गालों पर स्नो और पाउडर लगा दिया, केश बांधकर उसमें खोपा बना दिया। मौसी बोली, देख रही लड़की, पुरुषों का मन लुभाने के लिए इन सबों की जरूरत होती है। तरह तरह की चिंताओं और परेशानियों में डूबे लोग तुम सबों के पास थोड़ी सी शांति पाने के लिए आते हैं। प्यार की बातें कहकर उनको बहलाना, समझी? फिर कभी भी उनकी प्यार की बातों को पकड़कर पिघल मत जाना। वैसा होने पर बस सत्यानाशी हो जाएगा। मर्दों की जात का कभी भरोसा मत करना, समझी? वे सबके सब हरामजादे होते हैं। रमला ने ये सब बातें वहां रहते रहते ही सीख ली थी। इस बार उसने फिर नए तरीके से ये बातें सीख ली। उसके बाद शाम होते न होते सज धज कर वो और दूसरी 30 लड़कियों के साथ जाकर घर के सामने की गली के मुंह पर खड़ी हो गई। उनमें से बहुतों ने सिगरेट सुलगा ली या फिर किसी ने बीड़ी के कश लेना ही शुरू किया। सांझ हो गई। रास्ते में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। बेला फूल वाले आए, कुल्फी बर्फ बेचने वाले भी। ये सब था बाबू लोगों के लिए। संध्या से पहले साधारणतः बाबू लोग इस मोहल्ले की तरफ नहीं आते। वे रात की रोशनी में सीना तान कर आया करते। कोई देख भी ले तो देख ले, उनकी बला से उन्हें उसकी परवाह नहीं होती। जो इस मोहल्ले में आते यानी कभी कभार ही कौतूहलवश आ जाते, वे अंधेरे में अपने आप को छुपा कर आया करते। सो अगर रास्ते में रोशनी ना हो तो उनके लिए बहुत ही सुविधा होती। अक्सर इस मोहल्ले में लोड शेडिंग होती रहती थी। एक एक कर बाबू लोग आते और इशारे से एक एक लड़की को पसंद कर उसके साथ कमरे में घुस जाते। उस दिन सबों के ग्राहक जुट गए, लेकिन रमला का कोई ग्राहक नहीं जुटा। फिर भी रात के 10 बज गए। मौसी एक बार आई। उसने कहा, क्या री लड़की, अभी तक कोई ग्राहक नहीं फंसा? रमला ने कहा, नहीं मौसी। मौसी ने कहा, इस तरह हताश होने से नहीं चलेगा। तू हमेशा मुंह लटकाए रहती है, इसीलिए तो तेरी ये दुर्दशा है। थोड़ा हंसेगी तो, थोड़ा आंख वाँख मारे तभी तो तेरा कारोबार चलेगा, नहीं तो चलेगा कैसे? फिर तू खाएगी क्या? और मैं कितने दिनों तक तुझे बैठा कर खिलाऊंगी? बोल तो। रमला का मुंह गंभीर हो गया। बोली, मैं वह सब नहीं कर सकूंगी मौसी। मौसी ने उसे धमकाया, नहीं कर सकूंगी? बोलने से ही तेरा क्या काम चलेगा? सभी कर सकती हैं तो तू नहीं कर सकेगी? ये भी कोई बात हुई? और दूसरी लड़कियां आखिर कैसे कर पा रही हैं? वे भी तो तुम्हारी ही तरह औरतें हैं, उनके पास ग्राहकों की कमी नहीं। ये तो तू खुद अपनी आंखों से देख सकती है। रमला ने कहा, मैं जो गृहस्थ परिवार की लड़की हूँ मौसी, मैं तो ये सब कभी भी जानती नहीं थी। मौसी ने कहा, ठीक है, तू कुछ भी फिक्र मत कर, मैं तेरा ग्राहक जुटा दूंगी। तू सिर्फ थोड़ा चलना फिरना सीख ले। तू अपने मर्द के साथ जैसा हाव भाव करती थी, ठीक उसी तरह करना होगा, समझी? शुरू शुरू में रमला ये नहीं कर पाती, पर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी। कितने ही रकम रकम के आदमी आते उसके पास, कोई बूढ़े, कोई छोकरा, कोई पियक्कड़, कोई कोई तो उसके बदन को निचोड़ कर रख देता, और फिर कोई उसके कमरे में आकर दारू पीते पीते बिल्कुल बेहोश होकर सवेरे 7 बजे तक पड़ा रहता। मौसी को खबर देने पर मौसी आती और झकझोर कर उसे जगा देती। कहती, उठ रे उठ, क्या तेरे बाप का मकान है कि तू भोर 7 बजे तक पड़ा रहेगा? निकल निकल जा यहाँ से। रात में जो लोग इस तरह जानवर बन जाते हैं, वे ही सुबह के समय ताज्जुब है फिर कैसे शांत और शिष्ट हो जाते हैं। मौसी की भगझक सुनकर वो झटपट घर छोड़कर बाहर निकल जाता। लेकिन दूसरे दिन शाम होते वो फिर दूसरा कोई मर्द। मौसी ने बता दिया था, रुपए पहले अपने हाथ में ले लेना, समझी बेटी? आखिरकार जब उसे नशा चढ़ जाएगा तो फिर रुपए नहीं मिलने वाले। रमला इसलिए जो कुछ रुपए लेने होते पहले ही ले लेती। दारू मांगने पर रमला पहले ही रुपयों के लिए हाथ पसार देती। कहती, रुपए दिए बिना मौसी दारू नहीं देगी। इसमें रमला का भी फायदा था और मौसी का भी। बाबू लोग जितनी दारू पिएंगे मौसी को उतने ही अधिक रुपए मिलेंगे, लेकिन दारू
पीकर जो उल्टी कर देते थे उन्हीं को लेकर मुसीबत होती। और सिर्फ क्या यही, इन सब मोहल्लों में पुलिस का बड़ा रौब रहता है। पुलिस की मदद नहीं मिले तो इस मोहल्ले में लड़कियों का रहना दूभर हो जाए। उनको खुश रखने के लिए मौसी को भी काफ़ी झमेला करना पड़ता है। इस मोहल्ले में ड्यूटी पड़ने पर पुलिस को मोटा मुनाफा होता है। कलकत्ते के दूसरे मोहल्ले जब नींद में डूबे होते हैं उस समय ये मोहल्ला गुलजार रहता है। सो उस दिन उस मोहल्ले के सभी घरों में बत्तियां गुल हो गई थीं। रास्ते में भी रोशनी न थी। इस मोहल्ले का कारोबार अंधेरे में ही बढ़िया जमता है। कलकत्ते में जब लोड शेडिंग जब से शुरू हुई है तब से इस मोहल्ले का कारोबार और भी चमक उठा है। ग्राहकों के हित में भी अंधेरा अच्छा रहता है और इस मोहल्ले की लड़कियों के लिए भी। रमला को बहुत डर लगने लगा। रमला उस दिन एक भी बाबू को नहीं फंसा पाई थी। एक एक करके सभी लड़कियां एक एक मर्द के साथ अपने अपने कमरे में घुस चुकी थीं। बची रही सिर्फ रमला अकेली। मौसी एक बार आकर देख गई। उसने देखा कि उस समय भी रमला कस्टमर की आशा में गली के मुंह पर बैठी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। झिरझिर करती हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मौसी ने पूछा, क्यों री, कोई ग्राहक नहीं फंसा? रमला की आंखों में बस आंसू निकलने को ही थे। वो बोली, नहीं मौसी, तो अब मैं अपने कमरे में जाऊं क्या? मौसी ने कहा, नहीं री लड़की, इतना मन मत खराब कर। मन ही मन तू भगवान को पुकार, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और सचमुच वैसा ही हुआ। भीगते हुए कहीं अंधकार के बीच से एक आदमी सामने आकर खड़ा हुआ। वो आदमी कहीं से दारू चढ़ा कर आया था। उस समय उसके पैर डगमगा रहे थे। उसने पूछा, क्या कमरा खाली है? रमला ने अच्छी तरह उसकी तरफ देखना चाहा परंतु वो देख नहीं पाई। धुंधले प्रकाश में जो कुछ देखा जा सका उससे मालूम हुआ वो आदमी कोई छटा हुआ गुंडा था। रमला ने पूछा, कितनी देर रुकोगे? उसने कहा, पूरी रात भर। रमला मन ही मन बहुत झुंझला उठी। सारी रात इसी गुंडे के साथ बितानी पड़ेगी, उस पर भी वो बोतल चढ़ाए हुए थे। उसी समय हठात वहां मौसी फिर आ धमकी। उसने पूछा, क्या हुआ री लड़की? रमला बोली, देखो ना मौसी, दारू पीकर आया है और कहता है कि सारी रात यहीं रहेगा। क्या करूं बताओ तो? मौसी ने उस आदमी से कहा, देखो भैया, रुपए पहले देने पड़ेंगे, समझे? रुपए दे सकोगे तो? उस आदमी ने पूछा, कितने रुपए? मौसी ने रमला की तरफ से जवाब दिया, 50 रुपए। उस आदमी ने कहा, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, इतने से काम चलेगा? मौसी ने क्या सोचा पता नहीं। उसने कहा, तुम क्या पहली बार यहाँ आए हो भैया? उस आदमी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, हाँ। मौसी को मानो कुछ दया आई। झिरझिर करती बारिश हो रही थी और फिर हाथ में आई लक्ष्मी को लौटा देना उचित नहीं था। मौसी ने कहा, तो फिर आओ, इतनी रात में, और तुम्हें वापस लौटाऊंगी नहीं, लेकिन पूरे रुपए पहले मेरे हाथ में देने होंगे। लेकिन शराब पीने पर उसका खर्च अलग से एडवांस देना होगा। उस आदमी ने कहा, मेरे पास और रुपए नहीं हैं। उसके बाद उसने जेब में हाथ डालकर 20 रुपए निकाले और कहा, मेरे पास यही रुपए हैं, इन्हें ले लो, और जो रुपए थे उनसे मैंने दारू पी डाली है। मौसी ने गिनकर 20 रुपए लिए और आंचल में बांध लिए। उसके बाद उसने कहा, ठीक है लड़की, तू उसे लेकर अपने कमरे में जा। ग्राहक होते हैं लक्ष्मी का रूप, हाथ आई लक्ष्मी का निरादर करना ठीक नहीं। रमला और फिर नहीं रुकी। अंधेरे में चलते चलते उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। वो आदमी अंधेरे में टटोलते टटोलते पतली सीढ़ी पर रमला के पीछे पीछे जाने लगा। किसी भी कमरे में रोशनी नहीं थी। शाम से ही लोड शेडिंग चल रही थी। कहीं कहीं मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन वो रोशनी नज़र को और भी धुंधला ही कर रही थी। फिर भी रमला को कोई विशेष असुविधा नहीं हुई। बहुत वर्षों से उस घर में रहते रहते सब कुछ जाना पहचाना हो गया था। अपने कमरे का ताला खोलते हुए उसने पीछे मुड़कर कहा, भीतर चले आओ। उस आदमी ने कहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। रमला ने कहा, लो मेरा हाथ पकड़ो। वो आदमी लड़खड़ा रहा था। उसी हालात में उस आदमी ने रमला का हाथ पकड़ा। उसके बाद था घनघोर अंधेरा। उसके बाद रात के कलकत्ते पर फिर से सुबह की रोशनी की यवनिका उतर आई। मौसी खूब सवेरे ही उठकर गंगा नदी के बाबू घाट पर नहाने के लिए जाया करती। जिस तरह रोज वो नहाने के लिए जाया करती थी, उस दिन भी वैसे ही गई थी। लौट कर आने पर उसने देखा कि घर के सामने पुलिस का एक दल खड़ा था। ये लो, मौसी आ गई है। क्यों मौसी, तुमने कुछ सुना नहीं? एक आदमी ने कहा, तुम्हारी रमला ने फांसी लगा ली है। इस बात पर मानो मौसी ने विश्वास करना ही नहीं चाहा। यही कल रात को ही तो बहुत कोशिश से एक ग्राहक जुटा था, मौसी को 20 रुपए दे गया था। उसके बाद रमला ने अपने बाबू के साथ अपने कमरे के भीतर जाकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसके बाद मौसी को कुछ भी नहीं मालूम था। अपने कमरे में जाकर वो सदैव की भांति सो पड़ी थी।
उस बाड़ी की जितनी भी लड़कियां थी सभी जमा हो गईं। पुलिस ने मौसी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? मौसी ने कहा, नहाने गई थी बाबा, मैं रोज गंगा स्नान करने के लिए बाबू घाट जाती हूँ। पुलिस ने पूछा, तो क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारी बाड़ी में एक आदमी आया था और रमला के कमरे में चला गया था? मौसी ने कहा, हाँ बाबा, हाँ, मैंने उस ग्राहक को देखा था, उसने मुझे अपनी जेब से 20 रुपए निकाल कर दिए थे। पुलिस ने पूछा, वो आदमी देखने में कैसा था, क्या तुम बता सकती हो? मौसी ने कहा, उस समय तो लोड शेडिंग चल रही थी, लैंप की रोशनी में बहुत धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा था। पुलिस ने फिर पूछा, क्या पहले भी उस आदमी को कभी यहाँ आते देखा है तुमने? मौसी ने कहा, नहीं, जहाँ तक याद आता है पहले कभी उस आदमी को अपनी लड़कियों के पास आते नहीं देखा। पुलिस ने पूछा, मैं अगर उसे तुम्हारे पास लाऊं तो क्या तुम उसे पहचान पाओगी? मौसी ने कहा, मैं पहचानने की कोशिश करूंगी बाबा। यहीं तक कहानी सुनाकर मणिमय ने कहा, तो फिर उसके बाद मेरे सब इंस्पेक्टर ने गुंडों के एक झुंड को जमा किया। हमारे थाने में तो गुंडों की लिस्ट लिखी रहती है। एक एक गुंडे को मौसी के सामने हाजिर किया गया। जिसे भी दिखाया जाए उसे ही देखकर मौसी कहती, नहीं, ये आदमी नहीं है। और एक आदमी आया। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, ये आदमी कौन है, ले अच्छी तरह देख ले। मौसी ने कहा, नहीं, ये भी नहीं है। इस प्रकार लगभग 50 आदमियों को सामने हाजिर करने के बाद और एक आदमी को सामने लाते ही मौसी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है यही आदमी है। उसके बाद उसे पकड़कर मेरे पास लाया गया। मैं उसे देखते ही पहचान लिया। वही रंजन हल्दर था। अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, मुंह पर मूछ दाढ़ी निकल आई थी, लेकिन उसके कान के नीचे घाव के निशान को देखने के बाद मुझे फिर कोई संदेह नहीं रह गया। मैंने पूछा, तेरा नाम रंजन हल्दर है ना? रंजन मारे शर्म के गड़ा जा रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ हुजूर। पहले भी कभी तू उसके पास गया था क्या? नहीं हुजूर। मैंने पूछा, हठात वहां तू क्यों गया था? रंजन ने कहा, खूब दारू पी थी मैंने। मेरे एक दोस्त ने भरपेट दारू पिला दी थी, इसीलिए मुझे खूब नशा आ गया था। मैंने पूछा, तू कब तक उस लड़की के कमरे में था? रंजन ने कहा, सो तो याद नहीं हुजूर, मैं बिछौने पर शराब के नशे में धुत होकर पड़ा था। उसके बाद घड़ी में कितने बजे मुझे नहीं मालूम, हठात उस लड़की ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मैंने आंखें मलते हुए देखा कि तब तक बिजली आ चुकी थी। उस लड़की ने जबरदस्ती मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा, उसके बाद? रंजन हल्दर ने कहा, उसके बाद और क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। मैंने फिर पूछा, तुझे क्या मालूम है कि उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है? रंजन ने कहा, हाँ, मैंने भी अभी अभी ये खबर सुनी है, लेकिन विश्वास कीजिए हुजूर, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया। मेरे चले आने के बाद उस कमरे में क्या हुआ मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने पूछा, अगर तुझे उस लड़की की लाश दिखाई जाए तो क्या तू उसे पहचान सकेगा? रंजन ने कहा, अंधेरे में तो उसे अच्छी तरह देख नहीं सका था। बिजली आने पर उसे कुछ क्षणों के लिए उनीदी आंखों से देखा था। कोशिश करके देखूंगा कि उसे पहचान पाता हूं या नहीं। उसके बाद उसी रंजन को साथ लेकर मैं और मेरा सब इंस्पेक्टर सोनागाछी के उसी मकान में गए। उस समय उस लड़की की लाश को नीचे उतार कर फर्श पर सुला दिया गया था। पूरे मकान में काफ़ी औरतों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सबों के चेहरे गंभीर दिखाई पड़ रहे थे। रंजन को साथ लेकर भीड़ को चीरते हुए मैं उस लड़की की लाश के सामने खड़ा हो गया। उस लड़की की लाश की तरफ देखते ही अचानक रंजन फूट फूट कर रोने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। मैंने उसे धमकाया और पूछा, रो क्यों रहा है? ठीक से देख इसे, क्या पहचान पा रहा है? कल की रात क्या तूने इसी के साथ गुजारी थी? क्या तू इसी के साथ था? रंजन ने फिर भी कुछ न कहा। वो और भी जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। मैंने पूछा, बोल, इस लड़की के साथ कल तू था या नहीं? बोल। रंजन ने मेरे दोनों हाथ जकड़ कर पकड़ लिए। उसने कहा, हुजूर, रात के अंधेरे में मैं पहचान नहीं पाया। मैंने पाप किया है। मुझे आप जेल में ठूंस दीजिए। मुझे आप फांसी पर झुला दीजिए। मैंने पाप किया है। मैंने फिर धमकी दी और कहा, चुप रह, तूने क्या पाप किया है? रंजन ने कहा, हुजूर, मैंने ही उसका खून किया है। मैंने कहा, तूने उसका खून कैसे किया है रे? उस लड़की ने तो बत्ती जलने के बाद तुझे धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल दिया था। उसके बाद उसने अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रंजन ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने ही उसका खून किया है। आप मुझे फांसी दीजिए। मैंने पूछा, ये बात तू क्यों कह रहा है? तू बार बार क्यों बोल रहा है कि तूने उसका खून किया है? रंजन फिर एक बार फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, वो मेरी माँ थी हुजूर, वो मेरी। अभी आप सुन रहे थे
विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी पाप।